ओके। सो आज जो टॉपिक हम बेसिकली कवर करने वाले हैं दैट विल बी इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। हम इस पे ब्रीफली थोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि जो चीज़ें हमने कोर्स में कवर अप की हैं ऑलरेडी, उसमें पीपीसी से के अलावा जो है हमने सॉर्ट ऑफ सेल फोरकास्टिंग के ऊपर भी काम किया, थोड़ा बहुत बिजनेस प्लान्स वगैरह को भी चेकआउट किया। और जो एक अंडरस्टैंडिंग थी हमारी फ्रॉम डे वन के दिस इज ऑल्सो दिस कोर्स इज ऑल्सो अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट, और उसके परस्पेक्टिव से भी हम कुछ चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। सो अगेन वही एक्सपेक्टेशन जब आपके सामने आ जाती है कि एक पीपीसी मैनेजर इन्वेस्टर्स की, क्लाइंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे कि ये हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगा। आप प्रॉफिट जनरेशन में हमने देखा हुआ है कि उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाते हैं। उसमें सिर्फ एड स्पेंड जो है वो एक एक वेरिएबल है उसका, और उसके अलावा और बहुत सारे वेरिएबल जो है प्रॉफिट जनरेट करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो उन्हीं में से एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है, इन्वेंट्री है। सो इन्वेंट्री किस तरीके से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या हमारे कैश फ्लोज को इम्पैक्ट करती है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और क्यों हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इन्वेंट्री प्लानिंग के ऊपर भी काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक मार्केट नॉर्म्स जो है वो हमें क्या नज़र आते हैं। कि हम नॉर्मली एक प्रैक्टिस, आई बिलीव आप लोगों ने भी देखी होगी कि 3-3 महीने की इन्वेंट्री जो है वो 4-4 महीने की इन्वेंट्री जो है वो एक साथ ऑर्डर करना, और उसके बाद फिर वही इन्वेंट्री मे बी शायद वो अमेजोन के वेयर हाउस में मौजूद हो या मे बी वो किसी 3PL में मौजूद हो, लेकिन वो आपको आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ स्टोरेज कॉस्ट जो है वो जनरेट कर रही है, यानी कि एडिशनल एक्सपेंस जो है वो आपके लिए क्रिएट हो रहा है। ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट है कि आपने अपना एक फंड स्टक कर दिया है जिसको फिर आप लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हो, यानी लिक्विडिटी से मुराद ये है कि उसको आप कैश आउट नहीं कर पा रहे हो। वो इन्वेंट्री में आपका सॉर्ट ऑफ एक कैपिटल जो है वो स्टक हो गया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एडिशनल इन्वेंट्री आपने ऑर्डर की हुई है और उसकी वजह से और वो सेल्स जो है वो उस तरीके से नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से आपका कैपिटल जो है वो सॉर्ट ऑफ स्टक हो गया। ठीक है। सो एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर दो जो जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं वो उसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है। नंबर वन इज कि जो इशू हमें फेस करना पड़ता है उसको नॉर्मली जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फॉर्म में, टर्म में, या सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल टर्म में उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बेसिकली कि लेट्स से कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कि आपके पास एक सम ऑफ फंड्स या फाइनेंसेस जो है वो मौजूद है। लाट से 5 लाख 10 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, और आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप दोनों में से किसी एक पे वो अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो या उस पे यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। सो वहां पर जो डिसीजन है वो कंपैरिजन होता है नॉर्मली कि कहाँ पर रिटर्न जो है वो आपको ज्यादा मिल रहे हैं। और अगर आप कम रिटर्न की तरफ जाते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज जो है वो आप मिस आउट कर रहे हो, वो फैक्टर जो है वो हमें देखना पड़ता है। और इसको एक बेसिक सिंपल टर्म में जो है, या ये उसकी एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है कि उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करार दिया जाता है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको एक कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ रही है इनडायरेक्टली। ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल कोई आउटफ्लो या नहीं हो रहा उस सेंस में। ठीक है। सो जब आप लेट से कि जब हम एडिशनल एक्सेस इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर कर दें। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 मंथ्स की इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर कर दी, दैट इज मेरी एक्सपेक्टेशन के मुका, मुका समझ में वो 3000 यूनिट्स थे। 3000 यूनिट्स जो है, और ये एस्टिमेशंस भी जो है वो कंपैटिटर की सेल्स की बेसिस पे है। ये प्रैक्टिस हमने देखी है कि कंपैटिटर्स की सेल्स की बेसिस पे हम जिस कंपैटिटर को हम टारगेट कर रहे थे उसी की सेल्स की बेसिस पे हम ये नंबर जो है वो ड्राइव कर लेते हैं कि इतनी इन्वेंट्री हमारी भी सेल होना स्टार्ट हो जाएगी, सो उसकी बेसिस पे हमें 3 महीने 4 महीने की इतनी इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर कर देनी चाहिए।
सो फॉर एग्जांपल हमने 3 मंथ्स की 3000 इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर कर दी, अज्यूमिंग के हमें 1000 यूनिट जो है वो हमारे सेल हो रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने सेल करना स्टार्ट किया, सो हमें आधी सेल्स वेलोसिटी भी जो है वो नहीं आ रही। दैट मीन्स के मतलब हम हमारे जो मंथली यूनिट्स हैं वो 500 यूनिट जो है वो वहाँ पे सेल हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट मेक्स इट कि अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे 1500 यूनिट जो है वो सेल होंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो एक्सेस इन्वेंट्री यहाँ पर मेरे पास मौजूद रही, अगर मैं 3 मंथ्स की प्लान कर रहा था, तो वो 1500 यूनिट जो है वो मेरा एडिशनल सॉर्ट ऑफ एक स्पेंड हो गया, एक कैपिटल इंजेक्शन हो गया, एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई कि वो फंड जो है वो मेरे एडिशनल स्टक हो गए 3 महीने या उससे भी ज्यादा के पीरियड के लिए, जो कि मैं अगर आई मीन उस फंड को कहीं और यूटिलाइज कर सकता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि इस 1500 पे मेरी जो लैंडिंग कॉस्ट आई है वो $2 आई है, ठीक है। सो मेरा $3000 जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। सो $3000 मेरा स्टक है, और इस 3000 को अगर कहीं पर मैं यूटिलाइज कर सकता था, फॉर एग्जांपल मेरा कोई और बिजनेस है या कोई और अपॉर्चुनिटी है मेरे पास शॉर्ट टर्म एक इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। सो उस पे जो रिटर्न मुझे मिलता, फॉर एग्जांपल वहां पे मुझे 5% का रिटर्न मिल रहा होता, ठीक है। सो ये $150 की जो कॉस्ट है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि ये मैंने मिस आउट की है अपनी $3000 इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री पे स्पेंड करके या इन्वेस्ट करके, ठीक है। सो एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एलिमेंट कि अगर वो फंड्स कहीं और यूटिलाइज हो जाते तो मैं कुछ वहां से रिटर्न निकाल सकता था, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी, इसी सिनेरियो को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि 3000 यूनिट्स की इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी, हमें 500 यूनिट जो है वो पर मंथ हमारे सेल हो रहे हैं, सो दैट मीन्स के हमारे पास 1500 का एक्सेस मौजूद है। अब इस एक्सेस के ऊपर मेरा जो एडिशनल स्टोरेज लग रहा है, लाट से कि ये इन्वेंट्री कहीं ना कहीं तो मौजूद है, ठीक है। जो लैंडिंग कॉस्ट है हमारी, अगर हम इसको ब्रेकअप करेंगे, इसकी जो कॉस्ट है वो एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, ठीक है। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट एडिशनल आता है, वो रेलेवेंट कॉस्टिंग, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्टिंग इज समथिंग कि कोई कॉस्ट किसी सिनेरियो में रेलेवेंट होती है नहीं, उसको मैं सिंप्लीफाइड वर्जन आई मीन फॉर्म में आपको समझा देता हूँ कि अगर मैं 3000 यूनिट ऑर्डर करता और अगर मैं 1500 यूनिट ऑर्डर करता, ठीक है। सो तो मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो सेम ही रहने की दोनों के सिनेरियो में, यानी टू लेट्स से यहाँ पे हमने $2 ज्यूम की थी, सो $2 दोनों सिनेरियो में मुझे $2 की कॉस्ट पड़ रही है, यानी अगर मैं यहाँ पे 3000 की इन्वेंट्री ऑर्डर प्लेस करता या 1500 की इन्वेंट्री ऑर्डर प्लेस करता, तो यहाँ पर मेरे लिए वो सिचुएशंस दोनों में सिमिलर होती, तो यहाँ पर कोई एडिशनल रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे 6000 स्पेंड होते, यहाँ पर 1500 स्पेंड होते, आई मीन 3000 स्पेंड होते हैं, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट पे मुझे कोई डिफरेंस जो है वो नहीं हो रहा, सो रेलेवेंट कॉस्टिंग का कोई एलिमेंट यहाँ पे राइज नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरीके से शिपिंग पे आ जाते हैं, शिपिंग पे लेट्स से कि मुझे $1 या शिपिंग की कॉस्ट लग रही है, सो मेरा यहाँ पे 3000 यहाँ पे स्पेंड होता, 1500 यहाँ पे स्पेंड होता, ठीक है। सो आई मीन रेलेवेंट कॉस्टिंग के हिसाब से यहाँ पर भी कोई एडिशनल अमाउंट अदर देन वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एलिमेंट कि मेरा फंड ज्यादा लग रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट अभी फिलहाल नहीं बेयर करनी पड़ रही इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारी लाट से कि हमें 3PL अपनी इन्वेंट्री जो है वो सेंड करनी पड़ रही है। सो अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो स्टोरेज है वो एक्चुअली हम अवॉइड कर सकते थे कंपेयर टू
जी फुरकान, मैं उस पे आ रहा हूँ। अगर तो ये सिनेरियो हो कि आपका जो नॉर्मली होता है कि हम अगर बैच साइज ऑर्डर साइज अपना बढ़ा देते हैं, एमओक्यू इंक्रीज कर देते हैं, तो हमें एक लोअर प्राइस जो है वो प्रोडक्शन की मिल जाती है। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर आता हूँ। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि मुझे 0.5 जो है वो स्टोरेज पड़ रहा है, या 0.7 जो भी है, ठीक है। 0.5 जो है वो स्टोरेज पड़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा स्टोरेज जो है वो, अगर तो मेरी सेल्स वेलोसिटी जो है वो एज एक्सपेक्टेड 3 मंथ्स की होती, ठीक है, यानी 3000 यूनिट जो है वो 3 महीने में मेरे एक्सपेंस आउट हो जाते, तो मेरा यहाँ पर जो लेट्स अज्यूमिंग के वो फर्स्ट मंथ में, अ, चलो हम थोड़ा सा, आई मीन इतनी फाइन लाइंस में नहीं जाते, मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे 3000 इंटू 0.5, ठीक है। अदरवाइज कैलकुलेशन जो है वो नंबर कुछ और आएगा इसका, अगर हम मंथ बाय मंथ चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये अमाउंट बनता, ठीक है। लेकिन मेरे एक्चुअल जो स्टोरेज का एक्सपेंस आएगा, दैट विल बी यानी यहाँ पे अगर मुझे 6000 यूनिट पे स्टोरेज पड़ेगा, तो दैट विल बी $3000, ठीक है। और uh, अगर वो ये अमाउंट जो है वो ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कम होती, ठीक है, वो 1500 होती, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है ये ऐसा एलिमेंट था जो कि मैं अवॉइड कर सकता था, ठीक है। यहाँ पर वो मसला नहीं था कि अगर तो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो दोनों सिनेरियो में सेम पड़ रही है और शिपिंग भी जो है वो सेम पड़ रही है, सो यहाँ पर वो मसला नहीं था कि मैं ऑर्डर अभी करूँ 3000 यूनिट, या 1500 के दो ऑर्डर प्लेस करूँ। सो मुझे कॉस्ट जो है वो उतनी ही पड़नी थी। शिपिंग में भी यही सिनेरियो था कि मैं चाहे 3000 के साथ जाऊं या 1500 ऑर्डर के साथ जाऊं, मुझे कॉस्ट जो है वो दोनों सिनेरियो में पर यूनिट कॉस्ट जो है वो सिमिलर पड़ेगी। सो 1500 के दो बैचेस करना, उसमें भी सेम कॉस्ट पड़ रही है, या 3000 का एक बैच करना, उसमें भी सेम कॉस्ट पड़ रही है। बट द स्टोरेज कॉस्ट जहां पर आ जाती है, वहां पर ये चीज जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, और वहां पर रेलेवेंट कॉस्ट अराइज हो जाती है कि अगर मैं ऑर्डर प्लेस नहीं करता एक्सेस यूनिट का, या मेरे एक्सेस यूनिट नहीं बचते, तो वो मुझे स्टोरेज भी नहीं लगता उस सिनेरियो में, ठीक है। सो उस कॉस्ट को इग्नोर किया जा सकता था, उसको अवॉइड किया जा सकता था। और यही रेलेवेंट कॉस्टिंग जो है का कॉन्सेप्ट जो है वो यही बताता है कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो उस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से अराइज हो रही है। कुछ कॉस्ट ऐसी होंगी जो दोनों सिनेरियो में सेम ही आ रही होंगी, कुछ कॉस्ट ऐसी होंगी जो किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर ही आ रही होंगी, किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन पर ही आ रही होंगी। सो वहां पे रेलेवेंट कॉस्टिंग ये बताती है कि हमने उस डिसीजन की तरफ जाना है जहां पर हम उस कॉस्ट को, अपनी कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट को जो है वो मिनिमाइज कर सके, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली ये तमाम कॉस्ट जो है उसमें बॉक्स लेबलिंग की कॉस्ट आ जाती है। लेट से कि अगर आपने शिपिंग लेबल जो है वो नहीं लगाए हैं, उसमें अमेजोन के, अगर लेट से आपने डायरेक्टली अमेजोन अपने इन्वेंट्री जो है वो शिप कर दी है, तो और वहां पर भी सेल्स वेलोसिटी आप अचीव नहीं कर पा रहे, सो अमेजोन भी ऑब्वियसली आपको स्टोरेज चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। सो वो भी आपकी एडिशनल कॉस्ट किस वजह से आ रही है, क्योंकि आपने एक्सेस इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर उसका प्लेस किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो एक फुरकान ने सवाल किया था कि रेलेवेंट कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली वो भी उसी पर्टिकुलर पार्ट में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6000, ये 3000 इन्वेंट्री ऑर्डर करने पे मुझे रेट जो है वो 1.5 मिल रहा होता है, ठीक है। और 1500 का ऑर्डर प्लेस करने की वजह से मुझे $2 का रेट मिल रहा होता है, ठीक है। सो जब अब यहाँ पर हम रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेसिस पे कैलकुलेशंस करेंगे, सो यहाँ पर हमने ये देखना होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 3000 यूनिट की इन्वेंट्री ऑर्डर करता हूँ, सो कंपैरेटिवली मुझे 0.5 का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक है। सो मुझे ओवरऑल इस ऑर्डर प्लेसमेंट की वजह से 1500 का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरी एडिशनल कॉस्ट और कहाँ लग रही है, ठीक है। शिपिंग में मुझे सेम रेट मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट जो है वो जीरो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 3000 यूनिट ऑर्डर करने की वजह से लेट से कि मुझे 1500 का लॉस आता है, ठीक है। यहाँ पर लेट से कि मुझे 1500 की कॉस्ट पड़ रही है,
सो मेरा इफेक्ट जो है वो टू यानी 3000 इन्वेंट्री को ऑर्डर करने का, ठीक है, उसका इफेक्ट तो नलिफाइड हो गया अगर तो मुझे स्टोरेज इतना पड़ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लेट्स से कि मेरे स्टोरेज जो है वो मुझे 1000 यूनिट्स पड़ता, आई मीन $1000 पड़ता, ठीक है। सो मुझे स्टिल 500 का बेनिफिट होता, ठीक है। सो अब यहाँ पर मेरे लिए 3000 का ऑर्डर प्लेस करना वो वाइबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे ऑल्दो के मुझे $1000 की स्टोरेज की हिट जो है वो एडिशनल लगेगी, लेकिन मुझे 1500 का बेनिफिट भी हो रहा है। सो इन टोटल मुझे 500 का बेनिफिट हो। दूसरे सिनेरियो में लेट्स से कि यहाँ पर 2000 की स्टोरेज कॉस्ट जो है वो इस 1500 यूनिट ऑर्डर प्लेस करने की वजह से मुझे जो स्टोरेज की या कोई भी एडिशनल कॉस्ट जो है वो 2000 की लग रही होती। सो मेरा इस पर्टिकुलर ऑर्डर को या इस पर्टिकुलर ऑप्शन को अवेल करने का एज सच कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। आई मीन प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मुझे नजर आ रही है कि मेरा 1.5 मुझे 50 सेंट्स का सॉर्ट ऑफ एक बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। वो सिर्फ उस सूरत में कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो को आइसोलेशन में देखूं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा कि उस पूरे प्रोसेस की फ्रॉम प्रोडक्शन टू अवेलेबल टू सेल, उसमें जो जो प्रोसेस है, उसमें जो जो इन्वेंट्री के स्टेजेस हैं, वहां पर क्या क्या कॉस्ट लगनी है, ठीक है। अगर मैं उस पूरे साइकिल की बेसिस पे एनालाइज करूंगा और उन सबको कंसिडर करते हुए अपना डिसीजन लूंगा, सो वो एक मेरे लिए बेहतर पिक्चर जो है वो ड्रॉ करेगा। क्योंकि यहाँ पर हमें 500 का बेनिफिट नजर आ रहा है, लेकिन हमने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि भाई इसकी वजह से मुझे 1000, 1500, $2000 की जो है वो स्टोरेज की हिट भी पड़ रही है। सो उस पर्टिकुलर चीज का इम्पैक्ट लेना, वो हमें यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में या रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेसिस पे उसको अंडरस्टैंड करना होगा और इस चीज को रियलाइज करना होगा और अकाउंट फॉर करना होगा बिफोर मेकिंग इन्वेंट्री। जो अपनी इन्वेंट्री के ऑर्डर प्लेसमेंट्स हैं, उनसे पहले जो है वो इन कैलकुलेशंस को करना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं इरफान भाई। ओके। सो अब थोड़ा सा आगे मूव आउट करते हैं कि अ, हमने सेल फोरकास्टिंग जो है वो बिल्डअप की थी, ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा कि हमने लॉन्च फेज में ही या जब भी चाहे वो न्यू लॉन्च हमारे पास हो या ऑलरेडी एक लॉन्च प्रोडक्ट हो, हमने दोनों सिनेरियो में इस चीज को कंसिडर किया है कि हमने फोरकास्ट जो है वो बिल्डअप करनी है, ठीक है। अब वो फोरकास्ट बिल्डअप करने के लिए, मतलब एक फोरकास्ट जो है वो बिल्डअप हो गई, सो दैट मीन्स कि मेरे पास फ्यूचर की एक सेल्स का आई मीन नंबर जो है वो आ गया है कि मेरे कितने यूनिट जो है वो सेल होने हैं, ठीक है। और अगर ये नंबर मेरे पास आ गया है, सो दैट मीन्स कि मेरे पास इन्वेंट्री के से रिलेटेड जो डाटा मुझे चाहिए इन्वेंट्री प्लानिंग के लिए, वो तो मेरे पास ऑलरेडी वो नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। ऑल दो के उसमें 20%, 25%, 30% तक जो है वो वेरिएंसेस रहेंगे, ठीक है। हम एग्जैक्टली एक्यूरेट नंबर जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इस वेरिएंस का नंबर जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे जैसे वो लॉन्च आगे बढ़ती जाएगी और हम तमाम जो उसकी सीजनैलिटी वाले फैक्टर्स जो है वो अकाउंट फॉर करके, कंपटीशन के फैक्टर्स अकाउंट फॉर करके या सर्च वॉल्यूम के फैक्टर्स अकाउंट फॉर करके उसको आई मीन मे भी शायद हम 85-90% तक उसकी एक्यूरेसी को पहुंचा दें, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वहां पर वेरिएंसेस तो स्टिल मौजूद रहेंगे, और वो आई मीन बड़ा नॉर्मल सा है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि सेल फोरकास्टिंग जब हमने बिल्ड कर ली, सो मेरे पास एक तो नंबर्स की तो फोरकास्टिंग आ ही गई कि मुझे क्या प्रॉफिट जो है वो आने वाले हैं, क्या सेल्स जो है वो होने वाली है, पीपीसी का बजट जो है वो कितना स्पेंड करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स की भी एक इंफॉर्मेशन आ गई है, जिसकी बेसिस जिसको यूटिलाइज करके मैं अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी सी आई मीन कुछ चीजें जो है वो हमें समझने की जरूरत होगी कि बेसिकली इन्वेंट्री के क्या क्या स्टेजेस हैं। सो हम क्या करते हैं कि हम इन्वेंट्री के मल्टीपल स्टेजेस जो हैं उसको एक दफा अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
कि अब यहाँ पर जितनी भी इन्वेंट्री प्लानिंग होगी, ठीक है, वो वो इन्वेंट्री प्लानिंग इस बेसिस पे, यानी इस पर्टिकुलर केपीआई पे उसका बहुत ज्यादा रिलायंस होगा कि हमारा लीड टाइम जो है वो क्या है, ठीक है, और किस प्रोसेस में हमें कितना टाइम जो है वो लग जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे पास प्रोसेसेस या स्टेजेस जो है वो क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट इज कि प्रोडक्शन, कि हमने मैन्युफैक्चरर सप्लायर को जो है वो ऑर्डर प्लेस किया, सो वो मैन्युफैक्चरर जो है वो कितने टाइम में इन्वेंट्री जो है वो रेडी कर देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं शिपिंग के ऊपर, कि हम हमारे पास वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम बाय सी जा सकते हैं, हम बाय एयर जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं कुछ कंट्रीज में, कुछ मार्केट प्लेसेस में। सो वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो हमारे पास लीड टाइम इन टर्म्स ऑफ शिपिंग वो कितना है, वो उसमें क्या टाइम लगेगा, उसको अकाउंट फॉर करना, ठीक है। फिर आ जाते हैं 3PL साइड पर, कि क्या मुझे इन्वेंट्री जो है वो 3PL भिजवानी है, या मुझे इन्वेंट्री जो है वो डायरेक्ट अमेजोन वेयर हाउस भिजवानी है। फिर आ जाते हैं कि अमेजोन कितना टाइम लेता है एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री को लाइव करने में। एंड देन लास्ट इज के जो इन्वेंट्री अवेलेबल टू सेल है, दैट मींस के लाइव है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचने से पहले इंडिविजुअली कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उसको अकाउंट फॉर करना, कौन सा टाइम मिनिमाइज किया जा सकता है, कौन सा अवॉइड किया जा सकता है, वो स्टेज जो है वो हमें पता होनी चाहिए। अब ये सारा जो प्रोसीजर है ना अवेलेबल टू सेल से पहले का, इसको नॉर्मली हम WIP में अकाउंट फॉर करते हैं, यानी वर्क वर्क इन प्रोसेस में अकाउंट फॉर करते हैं ये तमाम। और उसके बाद जब वो स्टेज जो है वो हमारी सॉर्ट ऑफ सेल्स इन्वेंट्री जो है वो उस लोकेशन पे पहुंच चुकी है जहां पर वो रेडी टू सेल है या अवेलेबल टू सेल है, ऑब्वियसली, सो वो वर्किंग प्रोसेस वहां पे फिनिश हो गया, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर स्टेजेस हैं, और इसकी इन तमाम स्टेजेस की लीड टाइम हमारे पास स्पेसिफिकली होना चाहिए फॉर द कैलकुलेशन, कि हमने ऑर्डर प्लेसमेंट जो है वो किस तरीके से करनी है, और कितनी कितनी इन्वेंट्री जो है वो हमें जरूरत होगी ऑर्डर प्लेस करने की। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा प्रोडक्शन टाइम जो है वो 25 डेज का है। टोटल लीड टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 25 डेज का मेरा प्रोडक्शन का टाइम है, ठीक है। शिपिंग में मुझे लाट से 30 डेज लग रहे हैं। वेयर हाउसिंग, यानी पोर्ट पर पहुंचने से लेकर वेयर हाउस तक जाने में कोई 2 दिन 3 दिन जो है वो वहां लग गए। फिर वहां पे अगर लेट से कि मुझे 3PL ही भिजवानी है अपनी इन्वेंट्री, और फिर वहां से वो लेबल होगा। सो फॉर एग्जांपल कि उन्होंने 7 डेज जो है वो 3PL ने ले लिया, ठीक है। और 7 डेज ही मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 7 डेज अमेजोन ने, कि जब अमेजोन पे इन्वेंट्री पहुंच जाएगी, सो उसके विद इन 7 डेज जो है वो इन्वेंट्री जो है वो लाइव हो जाएगी, ठीक है। सो ये इन टोटल जो है यहाँ पर मेरा लीड टाइम जो है वो 69 हो गया। मैं इसको लेट्स से 70 राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। मेरा इन्वेंट आई मीन जो लीड टाइम है ओवरऑल एक ऑर्डर प्लेसमेंट से लेकर अवेलेबल टू सेल तक पहुंचने के लिए मुझे 70 डेज जो है वो लगते हैं, ठीक है। सो अब आते हैं अब अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग वाली शीट के ऊपर, कि यहाँ पर भी हमने वही 3 स्टेजेस के, एक तो हमारे पास अवेलेबल टू सेल यानी करंट इन्वेंट्री लेवल जो है वो मौजूद है, दैट इज द अवेलेबल टू सेल स्टेज। दूसरा है हमारे पास यहाँ पर स्टेज दैट इज इन्वेंट्री इन प्रोसेस, उसमें चाहे प्रोडक्शन आ जाती है, उसमें शिपिंग आ जाती है, आई मीन शिपिंग वाला स्टेज भी है उसमें, 3PL भी है उसमें, अमेजोन वेयर हाउस पे या फुलफिलमेंट सेंटर पे जो है वो इन्वेंट्री मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको इन टोटालिटी मेंशन किया हुआ है। हम इसको चाहें तो इसको स्टेजेस वाइज ब्रेक भी कर सकते हैं, कि प्रोडक्शन में कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, शिपिंग में कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, 3PL में कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, और अमेजोन पे
इनएक्टिव इन्वेंट्री कितनी मौजूद है जो कि अभी तक सॉर्ट ऑफ अवेलेबल टू सेल नहीं हुई, लाइव नहीं हुई, ठीक है। सो हम उसको सेगमेंटेशन उसकी कर सकते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री इन प्रोसेस स्टेज के। सो अब यहाँ पर हमारे पास लेट्स से कि ये एक फोरकास्ट आ गई, और ये फोरकास्ट किससे कनेक्टेड है, हम आई मीन ये पर्टिकुलर इन्वेंट्री जो प्लान है जहाँ पर हम पहला जो ये ऑप्शन देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स जो है वो क्या है, और ये सेल्स कहाँ से आ रही हैं, ये फोरकास्टिंग वाली शीट से आ रही है। कि हमने इसको लिंकअप कर दिया कि हमारी एक्सपेक्टेड सेल जो है वो क्या है, और कितनी कितनी इन्वेंट्री जो है वो हमें यहाँ पर ऑर्डर करने की जरूरत होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारी लाट से फोरकास्ट आ गई है यहाँ पर, और हमें 6 मंथ्स की इन्वेंट्री जो है वो सॉर्ट ऑफ नजर आ रही है कि हमें कितनी कितनी जो सेल्स है वो एक्सपेक्ट करनी है। सो इसकी बेसिस पे मेरा करंट इन्वेंट्री लेवल क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं जीरो पे हूँ, यानी अभी ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च नहीं हुआ है, सही है। सो ये सेल्स कब डेवलप होना स्टार्ट होंगी, जब मेरी फर्स्ट ऑर्डर जो है वो अवेलेबल टू सेल हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल कि मैंने 1500 की इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, और वो ही इन्वेंट्री जो है वो शिप होगी और अमेजोन पहुंचेगी, और उसके बाद ये लॉन्च जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। सो लॉन्च से पहले 1500 यूनिट जो है वो पाइपलाइन में है, सही है। सो 1500 यूनिट जो है वो हमने फर्स्ट मंथ में या 0.0 पे ये स्टेटस डाल दिया कि करंट इन्वेंट्री जो है वो लेवल 1500 यूनिट्स है। अच्छा, अब इन्वेंट्री प्रोसेस में अभी हमारे पास और कोई इन्वेंट्री नहीं है, या ना हमारे 3PL में कोई इन्वेंट्री मौजूद है, ना हमने कोई ऑलरेडी कोई ऑर्डर प्लेस किया हुआ है उसकी वजह से, और कोई सॉर्ट ऑफ और कोई जो है वो स्टेटस जो है वो वहां पर नहीं है, यानी कोई इन्वेंट्री जो है वो मजीद हमारे स्टॉक में जो है वो नहीं आनी है, ठीक है। सो इसकी बेसिस पे मेरा मुझे ये पोजीशन नजर आई कि मैंने यहाँ पर करंट इन्वेंट्री लेवल 1500 है, सेल्स जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर 619 फर्स्ट मंथ में, और 894 जो है वो सेकंड मंथ में। सो दैट मीन्स कि जो मेरी एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री स्टेटस है वो फर्स्ट मंथ के बाद मेरे पास 881 यूनिट जो है वो बच जाएंगे, और सेकंड मंथ में मेरे पास कोई 13 यूनिट जो है वो मैं सॉर्ट ऑफ मेरे पास कम होंगे कंपेयर टू के जो सेल्स जो है हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से मैं यहाँ पर सेकंड मंथ में मुझे एक विजिबिलिटी नजर आ रही है कि हम यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। तो इस आउट ऑफ स्टॉक को अवॉइड करने के लिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं इस पर्टिकुलर आउट ऑफ स्टॉक को अवॉइड करने के लिए एक इन्वेंट्री जो है वो रिप्लेनिश करूँ। सो यहाँ पर मैं एक चीज पर चेक कर लूँ कि ओके। सो अब मुझे यहाँ पर इन्वेंट्री एडअप करने की जरूरत है, यानी ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत है, और मेरा लीड टाइम जो है वो 70 डेज का है, सही है। सो दैट मीन्स कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर मंथ में आउट ऑफ स्टॉक जाने को अवॉइड करना है, सो दैट मीन्स कि मुझे फर्स्ट मंथ से, यानी सेकंड मंथ में भी नहीं, फर्स्ट मंथ में भी नहीं, मंथ जीरो में, यानी लॉन्च होने से भी पहले मुझे 10 दिन मजीद चाहिए कि जहां पर मैं ऑर्डर प्लेस करूं, और फिर जाके वो इन्वेंट्री जो है वो सेकंड मंथ में लैंड कर जाए, ठीक है। एटलीस्ट मुझे मंथ जीरो में जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से मुझे 10 दिन एटलीस्ट चाहिए, ताकि मेरे लीड टाइम फिनिश होने से पहले पहले यानी लीड टाइम कंप्लीट होने से पहले पहले मेरा स्टॉक जो है वो आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, और मेरी इन्वेंट्री जो है वो वहाँ पहले से मौजूद यानी वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। सो यहाँ पर इसको अवॉइड करने के लिए मुझे मंथ जीरो में ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, राइट। अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे फॉर एग्जांपल, ये अभी हम कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर हम रैंडम बेसिकली नंबर एक अकाउंट फॉर कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल के यहाँ पर मंथ जीरो में मैं
इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ठीक है। सो ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद अगर ये इन्वेंट्री जो है वो यहाँ एडअप होती है, ठीक है। सो ये इन्वेंट्री अगर यहाँ पे एडअप हो जाती है, सो मेरा सेकंड मंथ जो है वो अवॉइड हो जाएगा, बट स्टिल मैं थर्ड मंथ में अगेन अच्छा, मुझे यहाँ पर आई बिलीव कि मुझे वो मंथ जीरो जो है वो एडअप करना ही पड़ेगा। सो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, वो कर ही लेते हैं। यहाँ पे कोई हम सेल्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इन्वेंट्री लेवल को मैं यहाँ मूव करवा देता हूँ इसकी। इन्वेंट्री इन प्रोसेस भी हम यहाँ मूव करवा देते हैं। सो अब यहाँ पर पॉइंट जीरो है, ठीक है। पॉइंट जीरो पे इन्वेंट्री अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, दैट मीन्स के वो 30 डेज यहाँ पर, 30 डेज यहाँ पर, और कुछ टाइम जो है वो हमने यहाँ से लिया है। सो दैट मीन्स कि अगर इस पॉइंट पे ऑर्डर प्लेस हुआ है, सो या वो इन्वेंट्री जो है वो इस पर्टिकुलर मंथ पे लैंड करेगी, यानी अवेलेबल टू सेल होगी, ठीक है। सो इसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो ये करेंगे कि हमने इस सेल को कनेक्ट करना है इस पर्टिकुलर शीट के साथ। क्यों? क्योंकि हमारा लीड टाइम जो है वो इतना है कि यहाँ पर 30 डेज, आई मीन 60 डेज, 70 डेज का जो है वो डिफरेंस है। सो पॉइंट जीरो पे ऑर्डर होने वाला या मंथ जीरो पे ऑर्डर होने वाला जो है वो सेकंड मंथ में इन्वेंट्री जो है वो एडअप होगी, ठीक है। और इसी को फिर हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। ये क्या हो रहा है? 1500, ओके। देन C13, यहाँ पे मुझे zero, ठीक है। सो यहाँ पर अब मुझे ये नजर आ रहा है कि 500 यूनिट्स अगर मैं रिप्लेनिश करता हूँ मजीद, ऑलरेडी 1500 यूनिट जो है वो ऑर्डर प्लेस हुआ है, मजीद 500 का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। सो वो इन्वेंट्री जो है वो सेकंड मंथ में लैंड करेगी, ठीक है। सेकंड मंथ में लैंड किया है उसने, इन्वेंट्री इन स्टॉक आ गई है। सो वहां पर मेरे पास थर्ड मंथ स्टार्ट होने से पहले 487 यूनिट जो है वो सेल यानी अवेलेबल होंगे। अच्छा, थर्ड मंथ में मेरे पास जो इन्वेंट्री की प्रोजेक्ट, आई मीन सेल्स की प्रोजेक्शन आ रही है, दैट इज 1000 यूनिट, ऑलमोस्ट 1100 यूनिट्स, ठीक है। सो मुझे ये पता है कि ये इन्वेंट्री सर्वाइव नहीं करेगी, और मैं यहाँ पर 594 यूनिट जो है वो शॉर्ट हूँ, सही है। सो क्या मुझे यहाँ पर 500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? क्योंकि मुझे, मेरे लिए तो ये अगर मैं यहाँ पर 500 लाट से 1000 यूनिट ऑर्डर प्लेस करता हूँ, सो अगेन वो थर्ड मंथ के एंड में जाके इन्वेंट्री, या थर्ड मंथ के मिड में जो है वो इन्वेंट्री रिसीव होगी। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि मैं इस ऑर्डर क्वांटिटी को जो है वो इंक्रीज करूँ, मजीद इंक्रीज कर देते हैं कि हमारे ये 2 मंथ्स जो है वो 2 मंथ्स टाइम जितना हमारा लीड टाइम है वो कवर अप हो जाए, उसकी बेसिस पे हम अपना ऑर्डर जो है वो डिसाइड कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि आगे हमें कितना, आई मीन फोर्थ मंथ में 1200 का हमें नजर आ रहा है, सही है। उसकी बेसिस पे हमने क्या किया, लास्ट से 1500 का ऑर्डर जो है वो प्लान किया कि हम एक महीने बाद जो है, नेक्स्ट मंथ जो है, यानी पॉइंट जीरो पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं एक महीने बाद जो है वो 1500 का ऑर्डर प्लेस करूंगा। अब ये चीज यहाँ पर जरूरी है कि मुझे ये पता है कि मुझे 2700 यूनिट जो है वो चाहिए, लेकिन मैं आज अगर वो ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा 30% आउटफ्लो जो है वो 2700 का यूनिट का होगा। फिर वो प्रोडक्शन के बाद, यानी ब्लड से 30 डेज बाद जो है वो मुझे फुल अमाउंट, उसको रिमेनिंग 70% जो है वो आउटफ्लो हो जाएगा मेरा।
सो उसकी वजह से मेरा कैपिटल जो है वो स्टक हो रहा है, और अगर मैं उसको ब्रेकअप कर दूँ एज़ पर माय नीड, ऑब्वियसली वहाँ पे उसको स्टोरेज वगैरह करने की भी कॉस्ट जो है वो भी फैक्टर्स आएँगे। तो उसको ब्रेकअप करने से ये होगा कि मेरी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट भी, यानी मेरा कैपिटल जो है वो एक्सेसिव वहाँ पर नहीं लग रहा, प्लस मेरे लिए कोई एडिशनल इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट जो है वो क्रिएट नहीं हो रही, वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ जस्ट बाय स्प्लिटिंग द ऑर्डर्स बाय मंथ, ठीक है? सो अब 1500 यूनिट मैंने यहाँ ऑर्डर प्लेस किया, 1500 का ऑर्डर मैंने यहाँ प्लेस किया, ठीक है? और इसी तरीके से 1500 का ऑर्डर जो है वो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब जैसे-जैसे वो मेरी इन्वेंटरी की फ़ोरकास्ट जो है वो आगे मूव ऑन करती जा रही है, उसी लिहाज से मैं अपने ऑर्डर्स जो हैं वो प्लान कर रहा हूँ, ताकि मैं आउट ऑफ स्टॉक भी ना जाऊँ। यानी मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाना। मैंने अपना एक्सेस कैपिटल जो है वो स्टक नहीं करना इन्वेंटरी में, और मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो अपने लिए बिल्डअप नहीं करने, ठीक है? सो इन तमाम चीज़ों को इन्वेंटरी मैनेजमेंट से या प्रॉपर इन्वेंटरी प्लानिंग से हम अवॉइड कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर दूसरा बेनिफिट एक और ये भी आ सकता है कि जब आप सप्लायर से नेगोशिएट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिनेरियो मेरे मेरे साथ एक बार हुआ था कि जब आप सप्लायर से नेगोशिएट कर रहे हैं, सो जब आपके पास एक पूरी प्रोजेक्शन मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे 6 मंथ्स में हमें नज़र आ रहा है कि भई मैं सप्लायर से नेगोशिएट कर रहा हूँ कि मुझे 6 मंथ्स में 7000 यूनिट जो है वो चाहिए फॉर द कमिंग 6 मंथ्स में, और उसके बाद वो अगेन नेक्स्ट 6 मंथ में अगेन 7000 या मे बी शायद 8000 9000 यूनिट जो है वो चाहिए होंगे, अगर हमारी सेल्स वेलोसिटी जो है वो बिल्डअप कर रही है, ठीक है? तो जब आप एक सप्लायर को प्लान देते हो, यानी मेरे साथ ये हुआ था कि एक सप्लायर को मैंने पूरा 12 मंथ का प्लान दिया कि मुझे 12 मंथ में जो है वो इतनी-इतनी इन्वेंटरी जो है वो चाहिए। सो वो सप्लायर ने क्या किया कि उसने मुझे बताया कि ठीक है, मैं आपके और प्लान के हिसाब से मैं जो रॉ मटेरियल है वो एक साथ परचेज़ कर लेता हूँ। प्रोडक्शन हम बैचेज़ में करेंगे। ये मैंने उसको बताया हुआ था कि मुझे बैचेज़ में चाहिए प्रोडक्शन, मुझे एक साथ जो है वो ऑर्डर प्लेस नहीं करना, मैं बैचेज़ में करूँगा, लेकिन मेरा इन्वेंटरी रिक्विजिशन जो है वो पूरे साल का ये रहेगा। सो उस बेसिस पे उसने क्या किया कि उसने इन्वेंटरी जो है, यानी रॉ मटेरियल अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो पहले से ऑर्डर कर ली, ठीक है? वो पहले से ऑर्डर करने की वजह से उसकी सेविंग्स हुई, और उसकी सेविंग्स की वजह से उसने वही बेनिफिट जो है वो मुझे देना स्टार्ट कर दिया कि उसने मुझे एक सर्टेन डिस्काउंट दे दिया उस पर्टिकुलर कॉस्ट में, और उस सिर्फ यानी उस पर्टिकुलर सिर्फ मैनेजमेंट यानी इन्वेंटरी मैनेजमेंट और प्लान करने की वजह से मेरे पास ऑलमोस्ट कोई 4 टू 5% का मार्जिन निकल आया था मज़ीद अपनी प्रोडक्ट में, यानी वो अ, ऑलमोस्ट कोई 35% से वो प्रॉफ़िट जो है वो आई मीन जो ग्रॉस मार्जिन था मेरा वो 39-40% पे चला गया था उस पर्टिकुलर डिस्काउंट की वजह से, ठीक है? सो इस तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपके पास निकलती हैं अगर तो आप प्रॉपर इन्वेंटरी प्लान कर रहे हो, सो वहाँ पर आपके बिज़नेस के कैश फ्लोज़ सॉर्ट ऑफ आपके आई मीन जो चैलेंजेज़ हैं वो भी आपके सामने आ जाएँगे। नहीं, आई डिड नॉट पे एनी एडवांस टू सप्लायर। वहाँ पर आई मीन मेरी सिर्फ़ एक कमिटमेंट थी, क्योंकि मैं उसका एक सॉर्ट ऑफ आई मीन एक अरसे से उसके साथ हमें हमारी डीलिंग चल रही है। सो हम मंथ टू मंथ बेसिस पे चल रहे थे, सो वहाँ पर एक ट्रस्ट वाला फैक्टर आ जाता है। सो मैंने उसको प्लान दिया था कि मुझे पूरे साल में जो है वो इतने थाउज़ेंड्स यूनिट चाहिए। सो उसके हिसाब से उसने अपनी प्लानिंग जो है वो अकॉर्डिंगली कर ली। ठीक है? अच्छा, अब ये सारा काम जो है वो ऑब्वियसली मैनुअल है, ठीक है? इसमें आई बिलीव कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रूम है ऑटोमेशंस का, और वो किया जा सकता है डेफ़िनिटली, बट टू कीप इट सिंपलर वो मैंने कोशिश की है कि इसको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें आई मीन एक सेक्शन तो है हमारा यहाँ पर जो सेल फोरकास्टिंग की बेसिस पे है, ठीक है? सो यहाँ पर वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ऑलरेडी हम सेल फोरकास्ट बना रहे हैं, सो सेल्स हमारी कनेक्टेड हो रही हैं। सो उस बेसिस पे सिर्फ़ हमने ये वाली शीट जो है रिप्लेनिशमेंट वाला जो एरिया है, उसको अगर हम प्लान कर लें, सो वो हमारे पास एक विज़िबिलिटी आ जाएगी कि हमारे पास हर मंथ के एंड पे जो है वो क्या स्टॉक अवेलेबल होगा, कितना स्टॉक हमने मेंटेन करना है,
नेक्स्ट मंथ में जाने से पहले, सो वो चीजें जो है वो हम जब इंश्योर कर लेंगे, सो हमारी सप्लाई चेन जो है वो प्रॉपर बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें, कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि जब हम नॉर्मली हर महीने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या हर 2 महीने में एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, सही है। सो मेरी जो रिकमेंडेशन है कि अगर आपको लेट्स से कि आपको हर वीक में भी ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा है ना, मतलब आपने अपनी सप्लाई चेन इस तरीके से ब्रेक की हुई है कि आप हर वीक एक ऑर्डर प्लेस करते हो, और आपने वीकली अपनी सेल्स वेलोसिटी जो है वो गेज की हुई है कि आपको वीकली, यानी लेट्स से कि हम यहाँ पर मंथली बेसिस पे हमने एक इन्वेंट्री स्टेटस जो है वो बनाया हुआ है कि मंथ एंड होने पे मेरे पास इतना स्टॉक जो है वो अवेलेबल होना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट मंथ। यही काम जो है वो हम वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में एंटर होने से पहले मेरे पास इतनी इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। सो काम, आई मीन हम अपनी इन्वेंट्री को इस लिहाज से भी ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, उसमें जो चीजें, जो पैरामीटर्स जो है या जो फैक्टर जो है वो हमें कंसिडर करने की जरूरत होगी, वो ये होगी कि अ, हम सिर्फ एक हफ्ते की इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन पे नहीं रख सकते। वैसे तो रख सकते हैं, आई मीन उसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिहाज से देखा जाए तो वो तो एक अच्छी उसका बेनिफिट है। लेकिन उसका जो प्रॉब्लम उसकी वजह से अराइज होगा हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस, सेल्स की परफॉर्मेंस के, वो जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारी लो इन्वेंट्री स्टेटस होता है, सो हमारे उस अमेजोन का एल्गोरिथम जो है वो हमारे रैंक्स के ऊपर अफेक्ट करता है, यानी लो इन्वेंट्री स्टेटस जो है वो हमारे रैंक्स के ऊपर अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री की कवरेज जो है वो डेमोग्राफिक कवरेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। किसी एफसी में हमारा स्टॉक मौजूद होगा, किसी कहीं पर स्टॉक मौजूद नहीं होगा, सो वो रीजनल बेसिस पे जो इन्वेंट्री की प्लेसमेंट जहां जहां पर होगी वहां पर तो मे भी शायद अमेजोन हमें हमारी विजिबिलिटी जो है वो बेहतर रखे। लेकिन जहां जहां हमारे स्टॉक जो है वो नहीं होंगे, हमारी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं होगी, ऑल्दो कि वहां पर डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की मौजूद है, सो ऑब्वियसली वहां पर प्रोडक्ट हमारी रैंक जो है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। अमेजोन दूसरे सेलर्स को जिनकी इन्वेंट्री वहां पे अवेलेबल है, जिनको वो जल्दी सॉर्ट ऑफ डिलीवर, जिनकी डिलीवरी जो है वो मेक श्योर कर सकता है कि उनकी डिलीवरी जो है वो विद इन द टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम, वो डिलीवरी इंश्योर कर ले, सो वो ऑब्वियसली उनको प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पर हम वीकली बेसिस पे, ऑब्वियसली हम इन्वेंट्री स्टॉक जो है स्टेटस जो है वो वीकली बेसिस पे नहीं जा सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज कि हम अपनी ऑर्डर्स, रिप्लेनिशमेंट क्वांटिटीज को वीक्स में डिवाइड कर दें कि हर, लेट्स से कि मेरा पूरे महीने का स्टॉक जो है वो 1500 का स्टेटस बन रहा है। ठीक है। सो 1500 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 375 ऑर्डर। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा एक अगर मैं लेट्स से कि मैं 400 का बैच बना दूं कि मैंने वीकली बेसिस पे 400 यूनिट जो है वो प्लेस करने हैं, या मैं सप्लायर से पहले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लूं कि हर वीक जो है वो 400 यूनिट्स की प्रोडक्शन जो है वो स्टैब्लिश कर ले, 500 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टैब्लिश कर ले, जो भी हमारी क्वांटिटी आ रही है। उससे क्या हो रहा है, उससे मेरा जो फंड है या एक तो कैपिटल जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, यानी वो एक्सेसिवली यूटिलाइज नहीं हो रहा वहां पर। ठीक है। उस फंड को मैं बेहतर कहीं और पे, कहीं और, कहीं किसी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी में यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है। और उसकी वजह से जो मेजर कॉस्ट स्टोरेज की है, जो कि हमारे पीएनएल को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती है, वो कॉस्ट भी मैं मिनिमाइज कर लूंगा कि मुझे मेरी सप्लाई ही, मैंने अपनी सप्लाई चेन ही इस तरीके से बनाई है कि वहां पर जो मेरा स्टॉक है, यानी आउट ऑफ स्टॉक जाने का चांस ही नहीं है। और मैंने अपनी सप्लाई चेन ये बनाई है कि मैंने प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन से वो सी में जाएगी या शिपिंग पे जाएगी, और शिपिंग से डायरेक्टली वो अमेजोन वेयर हाउस जो है वो लैंड करेगी। मैंने वो 3PL वाला फैक्टर ही वहां से रिमूव कर दिया है, वो ताकि मेरी एडिशनल कॉस्ट जो है वो अवॉइड ना हो। दूसरी चीज कि जब आपके पास पूरी टाइमलाइन का इन्वेंट्री प्लान मौजूद है, ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि जो इनिशियली हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे शिपिंग डेज काउंट किए हैं, ठीक है,
सो शिपिंग डेज आर 30 डेज, हम यहाँ पर लीड टाइम जो है वो ले रहे हैं 30 डेज का। अब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन जो है वो मेरे पास फास्ट शिपिंग में आ रहा है, ठीक है, कि 30 डेज में जो है वो ये एक्सप्रेस डिलीवरी कह लें आप, कि 30 डेज में एक्सप्रेस डिलीवरी जो है वो मिल रही है, जिसमें 30 डेज जो है वो लग रहे हैं, ठीक है, और इसका रेट मुझे लेट से 1.5 पर केजी जो है वो मिल रहा है। और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास स्लो या नॉर्मल शिपिंग का, वहां पर मुझे 1.2 का रेट मिल रहा है, ठीक है। सो जब मेरी इन्वेंट्री की पाइपलाइन इस तरीके से यानी प्रॉपरली डेवलप हो चुकी होगी कि मुझे इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक जाने का एज सच कोई यानी सॉर्ट ऑफ रिस्क वहां पर मौजूद नहीं है, सो उस सूरत में मैं नॉर्मल वाला जो शिपिंग मेथड है वो भी अडॉप्ट कर सकता हूँ, और उसकी बेसिस पे मजीद अपने लिए कॉस्ट का यानी कॉस्ट एडवांटेजेस निकाल सकता हूँ, कॉस्ट रिडक्शन की अपॉर्चुनिटीज निकाल सकता हूँ, क्योंकि अ, मेरे आउट ऑफ स्टॉक जाने के रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं। सो अब मैं स्लो शिपिंग टाइम में भी अगर प्लान करूँ, सो मैं सिर्फ ये करूँगा कि लेट्स से कि वहाँ पर अगर ये नॉर्मल शिपिंग में 45 डेज लग रहे हैं, सो मैं अब मेरी जो लीड टाइम है, ओवरऑल लीड टाइम है वो 85 डेज का बन जाता है। सो मैं अपनी जितनी भी कैलकुलेशन और जितनी भी प्लानिंग कर रहा होऊंगा वो नॉर्मल शिपिंग के डेज की बेसिस पे कर रहा होगा। सो एट सम पॉइंट मेरे पास नॉर्मल शिपिंग में ही ये रूट आई मीन ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए डेवलप हो जाएगी कि अब उसी नॉर्मल शिपिंग को यूटिलाइज करते हुए मैं कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास लेट से हर हफ्ते जो है वो मेरी नई नया बैच जो है वो मेरे अमेजोन में एंटर होने वाला है, या हर फोर्टनाइट पे एंटर होने वाला है, या हर मंथ पे एंटर होने वाला है, जो भी हमने इंटरवल रखा हुआ है उसका। लेकिन ये अश्योरेंस हमने कर ली है कि आउट ऑफ स्टॉक जाने से पहले हमारी नया बैच जो है वो अमेजोन के स्टॉक में एंटर हो जाएगा, ठीक है। सो वहां पर जस्ट ये कि जब हम प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे, सो उसकी वजह से हमारी बहुत सारे यानी जो फैक्टर्स हमने कंसिडर किए हैं वहां पर हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव करने के भी चांसेस जो है वो हमें वहां पर मिल जाएंगे। किसी का कोई सवाल? अनफाल भाई, आप कह रहे हैं कि वीकली बेसिस पे अगर हम अपनी सप्लाई चेन को मैनेज कर लें, हम्म। तो क्या इससे हमारा वर्किंग ओवरहेड इंक्रीज नहीं कर जाएगा? हमें हर इन्वेंट्री का ट्रैक रखना पड़ेगा कि सप्लायर ने शिप कर दी है, फिर शिप करके वो किस रूट पे है, और अमेजोन पहुंची है कि नहीं पहुंची, और 3PL की सर्विस, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो वीकली वीकली करेंगे तो हर हर शिपमेंट का एक ओवरहेड टास्क इंक्रीज नहीं हो जाएंगे हमारे? नहीं, उसमें देखें, एक तो ये कि इसमें अगर ऑटोमेशन यूज की जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि देखें अगर आप तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं ना, पीएल पीएल से रिलेटेड, आप उनकी वर्किंग देखें जो होलसेल पे काम कर रहा है। होलसेल पे क्या वो महीने महीने की इन्वेंट्रीज जो है वो मंगवा रहा है? नहीं, वो आई मीन वो डेज की इन्वेंट्रीज होती है, इवन इवन इतनी इन्वेंट्री कि वो पूरा हफ्ता भी नहीं चलती। सो वहां पर वो 200 एसक्यूज भी मैनेज कर रहे हैं। सो उस चीज को केटर किया जा सकता है, आई मीन वो इतना बड़ा हेडेक नहीं है, क्योंकि आपने लाइट से कि आपने एक ही सप्लायर है जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हो, सो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग पहले से होगी कि आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करते हो और वो प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देता है। मतलब वहां पर कम्युनिकेशन जो है वो जरूरी नहीं होता कि अब वो पहले आपको सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, हर हर हफ्ते जो है वो सप्लायर से बात करनी पड़े, नहीं, जस्ट आपने ऑर्डर प्लेसमेंट कर दिया उसमें, लाइट से आप अलीबाबा के थ्रू कर रहे हो, कि आपने ऑर्डर प्लेसमेंट किया, उसको ऑर्डर चला गया, उसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसी तरीके से आपने इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई जो शीट्स हैं वो आपने वो एक प्रोसेसेस बनाए हुए हैं, जिस प्रोसेसेस को आप डिप्लॉय करके चला रहे हो, सो उसकी बेसिस पे होगा क्या कि वो चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, तो आपका इतना ज़्यादा रिसोर्स वहाँ पे नहीं लगेगा। मतलब एक इन्वेंट्री ऑर्डर प्लेस किया है, वो जिस रिसोर्स ने लाइट से कोई वीए है उसने ऑर्डर प्लेस किया, उसका टास्क ये था कि उसने सप्लायर को आई मीन ऑर्डर प्लेस करना है, और उसी ऑर्डर की जो है वो उसने सिस्टम में एंट्री करनी है कि ये ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। एंड जब उसने सिस्टम में एंट्री की है, सो दैट मीन्स कि आपकी जो WIP इन्वेंट्री है यानी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है वो अपडेट हो गई है सिस्टम के अंदर। अब वो अपने लीड टाइम के अकॉर्डिंगली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहां पे पहुंच जाएगी, जब उसका लीड टाइम जो है वो क्लोज आएगा, सो वो उस वक्त आप उसके स्टेटस वगैरह चेक कर लोगे। सो
वो आई मीन उस चीज को इस आई मीन सिर्फ इस रीजन के वर्कलोड बढ़ जाएगा, नहीं, वर्कलोड जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है क्योंकि वो रिपीटेटिव प्रोसेस है, उसको ऑटोमेट करके हैंडल किया जा सकता है। तो अनफाल भाई, कोई ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हैं या अभी एक्सेल शीट की ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर भी होंगे, आई होप के सॉफ्टवेयर भी होंगे। मेरा तो आई मीन ज्यादा काम जो है वो एक्सेल पर ही होता है। और इवन इनफैक्ट मेरा जो फ्रीलांसिंग का पहला प्रोजेक्ट था वो पीपीसी से रिलेटेड नहीं था, वो मैंने आई बिलीव, मैं उनका नाम नहीं लेता, एक मशहूर फ्रीलांसर है, सो उनके लिए होलसेल का मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल जो है वो एक्सेल पे बना के दिया था उनको। सो आप एक्सेल पे भी बना सकते हो, आई बिलीव आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड जो टूल्स हैं वो भी मिल जाएंगे। प्लस अमेजोन अपने आई मीन जो अमेजोन के सेलर सेंट्रल पे जो टूल्स मौजूद है, आप वहां पर अपने लीड टाइम्स वगैरह इनपुट कर लें तो वहां से भी आपको सॉर्ट ऑफ काफी सारी चीजें जो है वो आपकी ऑटोमेट हो सकती हैं कि कहाँ पर यानी अपने इन्वेंट्री ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है, सो वो अगर आप वहां पर करेक्ट राइट इंफॉर्मेशन डाल दें एसकेयूज में जाके कि कौन सी इन्वेंट्री जो है उसका कितना लीड टाइम है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या है, सो वो अमेजोन सेलर सेंट्रल भी आपको बता देगा कि कब टाइम हो गया है ऑर्डर प्लेस करने का। ओके, तो सर ये जो आपकी शीट है ये मतलब इनफ है अगर हम इसी को अगर हम फॉर द टाइम बीइंग यूज कर लें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए? इन्वेंट्री प्लानिंग के लिए तो आई थिंक, क्योंकि मेरे लिए तो वर्क कर रही है, आई मीन मुझे अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, जो एक सवाल ये, अच्छा वो कोई सवाल आया था और आई थिंक डिलीट हो गया, डिलीट का भी ऑप्शन होता है चैट में। ओके, सो ये आई मीन टूल जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर तो बेसिक अगर आपको इसकी समझ आ जाती है कि किस तरीके से मेक श्योर करना है कि हमने ऑर्डर अपनी इन्वेंट्री जो है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाने देनी, सो वो आई मीन ये चीज़ भी आपके लिए वर्केबल रहेगी, उसमें कोई एज सच इशू नहीं है। प्रॉब्लम वहां पर आएगा जहां पर आपके नंबर ऑफ एसक्यूज जो है ना वो इंक्रीज कर जाएंगे, सो मे भी शायद वहां पर आपको डिफिकल्टीज जो है वो फेस करना पड़े और ये पर्टिकुलर शीट जो है वो आपको यानी अप्रोप्रिएट ना लग रही हो अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए वहां पे, और कस्टमाइज टूल या ऑटो इवन आई मीन सेलर बोर्ड वगैरह में भी ऑप्शंस है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, अगर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है, सो वो भी आई मीन एक तो सेलर सेंट्रल है और दूसरा सेलर बोर्ड है, सो इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि ये नॉर्मली ये तो ऑप्शन हमारे पास होते ही है, सेलर बोर्ड भी हम सब्सक्रिप्शन जो है वो ले रहे होते हैं लेकिन हम उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर्पज के लिए यूटिलाइज नहीं करते प्रॉपरली। सो अगर उसको भी कर लें तो आई बिलीव कि वहां से भी आपको काफी हेल्प जो है वो मिल जाएगी। लेकिन अगेन जो हेल्प आपको मिलेगी वो सिर्फ इतनी ही मिलेगी कि आपको और आपने ऑर्डर कब प्लेस करना है, उससे ज्यादा उस हेल्प नहीं मिलेगी कि इन्वेंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रैक हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक ट्रैकिंग सिर्फ अमेजोन के पास है, सो वो सेलर सेंट्रल में भी आपको वो ट्रैकिंग जो है वो मिल जाएगी लेकिन आपको चेक तो फिर भी करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जितने भी टूल्स हैं वो सिर्फ ये ट्रैक करके देंगे कि भाई, या आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपने ऑर्डर जो है वो कब प्लेस करना है। ठीक है, सो वो चीज़ यहाँ से भी केटर हो जाती है। ठीक है, सो उसमें फिर आपकी मर्जी है कि वो आप किस तरीके से आई मीन क्या कौन सा ऑप्शन जो है वो किस तरह कौन सा ऑप्शन जो है वो आप यूटिलाइज करना चाह रहे हो। अनफाल भाई, ये वेरिएशन 1 2 3 4 क्या चीज़ आपने ऐड की हुई है रोज में? ये अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस हो, सो ओके। इसी शीट को जो है वो मल्टीपल वेरिएशंस में हम यूटिलाइज कर लें कि अगर हमने हर एक की डिफरेंट फोरकास्टिंग जो है वो डेवलप की हुई है, सो वो नंबर्स भी हम यहाँ पे इनपुट कर दें और उसकी बेसिस पे अपनी इन्वेंट्री तमाम वेरिएशंस के लिए जो है वो प्लान कर लें। और ये जो साइट पे टेबल आ रहा है इसको भी आपने करना है एक्सप्लेन, जो डेज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ये ऑर्डर मैं बता प्लेसमेंट रहा हूँ, का? ये बेसिकली एक ठीक है। कैलकुलेटर है। सो ये मैं बता रहा हूँ कि इसका क्या यूटिलाइजेशन है, वो बेसिकली कुछ चीज़ें हम मैनुअली वर्क कर रहे हैं, सो यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं पहले सवाल ले लूँ। सपोज वी प्लेस ऑर्डर फॉर इन्वेंट्री ऑन 1st August एंड
Lead time is 15 September. Okay, so that makes it 45 days, I believe. Okay. Secondly, weekly order is 8. Second weekly order is on 8 hours and lead time will be 23rd September. You work from on this method from month 0. Yeah, exactly. मतलब लीड टाइम तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते ना, लेकिन वो उस लीड टाइम में हम ये कर रहे हैं कि हम अपनी जो कैश फ्लोज हैं या अपनी जो एक्स्ट्रा एडिशनल स्टोरेज वगैरह की कॉस्ट है उनको अवॉइड कर रहे हैं बाय ब्रेकिंग डाउन द इन्वेंट्री टोटल ऑर्डर, उसको मल्टीपल बैचेस में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अगर आप वीकली, लेट से वीकली आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, आप फोर्टनाइटली कर लें कि आप 2 वीक्स में एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर वो भी मुश्किल लगता है तो आप मंथली पे चले जाएं, लेकिन मंथ से ज्यादा एक्सीड ना करें। कोशिश करें कि आपको मतलब आप मंथ में एक ऑर्डर जो है वो आपका एक बैच साइज जो है वो आपका मंथ का हो, उससे ज्यादा ना जाए कि वो 2 महीने की 3 महीने की इन्वेंट्री जो है वो आप एक साथ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वो ना करें। एक बैच जो है वो एक मंथ तक ही होना चाहिए, उससे कम बेशक हो सकता है, उससे ज्यादा अगर करेंगे तो वो अगेन वो स्टोरेज कॉस्ट और इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले फैक्टर्स हैं वो वहां पे अराइज हो जाते हैं। इनफाल भाई, अभी आपने बताया कि आपने सप्लायर को 12 मंथ्स की जो थी वो फोरकास्ट दे दी और उन्होंने 12 मंथ्स का रॉ जी जी मटेरियल जी परचेज जी। कर लिया। ये इट्स काइंड ऑफ रिस्की नहीं है ये कि आपके पास उसकी कोई कन्वर्जन हिस्ट्री थी, कोई 6 मंथ्स, वन हाँ, वन वो आई ईयर मीन ओल्ड? वो एक ऐसा रनिंग प्रोडक्ट था ना मेरा। आई मीन मैं पिछले कोई 3 साल से वो अकाउंट देख रहा था, तो आई मीन मुझे उसकी वो क्या कहते हैं, रग रग का पता है उस प्रोडक्ट का कि वो किस तरीके से बिहेव करता है, किस सीजन में कैसा, आई मीन किस क्वार्टर में कैसा उसके परफॉर्मेंस है। सो वो उसकी प्लान जो है वो, आई मीन उसकी फोरकास्ट में भी जो वेरिएशन का रेट है वो ऑलमोस्ट, वेरिएंस जो आता है वो ऑलमोस्ट कोई 10% है। मतलब हम शुरू में लॉन्च करते हुए ये रिस्क ने मतलब ये चीज़ नहीं कर सकते शुरू जब में नहीं कर हिस्ट्री सकते डेवलप हो। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लेकिन लेटर ऑन जब आप ये इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मेरा चार्जर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है बस। सो एग्जैक्टली अगर हम न्यू लॉन्च की तरफ जा रहे हैं, सो वहां पर हम ऑब्वियसली 12 मंथ का प्लान जो है वो सप्लायर को नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट 3-4 मंथ्स का उसको प्लान दे दें और उसके ऊपर उसको कन्विंस कर लें कि हमारा एक्चुअल ऑर्डर जो है वो कितना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली अगर वो आपको कोई डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर देता है तो वो वेल एंड गुड हो जाता है वहाँ पे। लेकिन नॉर्मली जब हम नया नया यानी नए किसी न्यू सप्लायर के साथ डील कर रहे होंगे, सो ऑब्वियसली वो क्वांटिटीज की बेसिस पे या आपके ओवरऑल प्लान की बेसिस पे आपको डिस्काउंट शायद ही ऑफर करे, क्योंकि अभी वो ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप नहीं हुआ है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही हो पाएगा। ओके। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर को देख लेते हैं। ठीक है, ये अगेन ये कैलकुलेटर मैंने इस पर्पस के लिए डिजाइन किया था कि इफ यू वांट टू चेक आउट कि आपकी अ, आपको कब नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस जो प्लेस करना है, आपकी रिप्लेनिशमेंट है वो कब करनी है। सो उसके लिए ये टूल जो है वो हमें हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 1500 की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और मेरे पास इन्वेंट्री परचेजेस अभी पाइपलाइन में यानी वर्क इन WIP में कोई यूनिट जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, 500 यूनिट जो है वो मेरे ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, और या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मतलब सेल हो चुके हैं ऑलरेडी। और मेरी जो इन्वेंट लास्ट 7 डेज की जो एवरेज सेल्स है, डेली एवरेज सेल्स है लास्ट 7 डेज की, वो लाट से 25 है। ठीक है, सो 25 में, और अच्छा मैं इसको कम कर देता हूँ, और कम कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर मेरी लास्ट 7 डेज की जो इन्वेंट्री है वो 10 है। ठीक है, यानी ओवरऑल लीड टाइम में
मेरे पास जो है वो मेरे पूरे हफ्ते में जो है वो 70 यूनिट सेल हो गए। अच्छा, अब जो यहाँ पर ये चार्ट डिस्क्राइब कर रहा है वो केटर कर रहा है एक तो प्रोडक्शन डेज को, कि अगर मेरा लीड टाइम 10 डेज है, 12 डेज, 20 डेज है, 30 डेज है, या मैं अगर यहाँ पर अपनी तरफ से कोई और नंबर डालना चाहूँ, 15 डेज है या फिर 25 डेज है, व्हाट्सएवर। ठीक है, सो वो मैंने लीड टाइम जो है वो अपनी तरफ से इनपुट कर दिया। साथ ही यहाँ पर शिपिंग डेज, मतलब एक्सप्रेस में मुझे, एयर एक्सप्रेस में मुझे मेरी इन्वेंट्री जो है वो 12 डेज में पहुंच जाएगी। ठीक है, नॉर्मल में 18 डेज लेगी, ओशन एक्सप्रेस में जो है वो 30 डेज लेगी, ओशन नॉर्मल में 60 डेज लेगी। ठीक है, सो अब ये चीज, ये पर्टिकुलर सेट नंबर ऑफ डेज ये डिफाइन कर रहा है कि मेरा यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने के लिए मेरे पास कितना टाइम जो है वो मौजूद है, अगर सेल्स वेलोसिटी यही रहती है तो। यानी अगर मैं डेली 10 यूनिट सेल कर रहा हूँ, सो मुझे अ, अगर मेरा लीड टाइम 10 डेज का है, यानी प्रोडक्शन डेज मेरे 10 डेज के हैं, और मैं एयर एक्सप्रेस के साथ जा रहा हूँ, तो मेरे पास 71 डेज मौजूद है नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ठीक है, सो ये हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्शन डेज 20 डेज है और मैं एयर एक्सप्रेस से जा रहा हूँ, सो मेरे पास 61 डेज है। अब 10 डेज रिड्यूस हो गए क्योंकि प्रोडक्शन डेज 10 डेज मेरे वहां पे कंज्यूम हो गए, इसी तरीके से 51। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर चार्ट या कैलकुलेटर जो है वो हमें ये बता देता है कि हमें कितने यूनिट जो है वो ऑर्डर, कितने दिन पे ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है। और अगर फॉर एग्जांपल के मेरे पास सेल्स वेलोसिटी, लेट से कि मेरी सेल्स वेलोसिटी यहाँ पे 25 होती, और मेरे पास ये इन्वेंट्री जो मौजूद है, सो अब जो ये वाले ऑप्शंस आ रहे हैं, सो दैट मीन्स कि ये ऑप्शन अगर मैं यूटिलाइज करता हूँ, सो अगर मैं फॉर एग्जांपल ओशन एक्सप्रेस के साथ जाता हूँ जिसमें 30 दिन लगेंगे शिपिंग में, और 10 दिन मेरा प्रोडक्शन टाइम है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं 7 डेज के लिए आउट ऑफ स्टॉक चला जाऊंगा। 7 डेज के लिए आउट ऑफ स्टॉक किस लिए जाऊंगा? क्योंकि इस पर्टिकुलर फार्मूला में अगर हम फार्मूला चेकआउट कर लें, आई डोंट नो आपको ये ऐसे समझ में आएगा नहीं आएगा। सो इसमें एक तो प्रोडक्शन के डेज इन्वॉल्व है, प्लस इसमें शिपिंग के डेज इन्वॉल्व है। ठीक है, प्लस इसमें मैंने 7 डेज का ग्रेस पीरियड रखा है, जो कि हम अज्यूम करते हैं कि अमेजोन जो है वो 7 डेज लेगा हमारी लिस्टिंग को लाइव करने के लिए। ठीक है, सो हमने 7 डेज जो है वो टाइम पीरियड रखा है। सो यहाँ पर अगर हम इसको कंसिडर करें कि 1000 यूनिट डिवाइडेड बाय 25, ये सेल्स वेलोसिटी है। सो 40 डेज में ये ये इन्वेंट्री जो है, ये स्टॉक जो है वो खत्म हो जाएगा इस सेल्स वेलोसिटी के साथ। सो यहाँ पर 30 और 40, 10, सो दैट मीन्स कि ओशन एक्सप्रेस से 40 डेज तो कंज्यूम हो जाएंगे अगर प्रोडक्शन डेज जो है वो 10, लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक 7 डेज इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि वो हमने 7 डेज जो है वो अमेजोन के रखे हुए हैं, या एक सॉर्ट ऑफ ग्रेस पीरियड रखा हुआ है कि जो कि हमें एडिशनल लग सकता है। समटाइम कस्टम में इन्वेंट्री फंस जाती है, समटाइम ट्रकिंग में इन्वेंट्री जो है वो स्टक हो जाती है, सप्लायर की तरफ से देर से निकलती है, शिपिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो हमें ग्रेस पीरियड जो है वो उसको इन्वॉल्व रखना होगा। सो इकबाल भाई, जी जी। इकबाल भाई, ये जो आपने एयर एक्सप्रेस, एयर नॉर्मल, ओशन एक्सप्रेस, ओशन नॉर्मल, इसका रिलेशन नहीं समझ आ रहा है। ये जो नीचे आपने शिपिंग डेज लिखे हुए हैं, 12, 18, 30, 60, जब आपने पीछे 10 किया हुआ था, हम्म। तो ये नंबर्स क्या डिफाइन कर रहे हैं? अब इनका रिलेशन आप आपस में समझ नहीं आया मुझे। नहीं, ये तो डेज है ना, कि आई मीन अगर आप एयर एक्सप्रेस के थ्रू डिलीवरी करते हो तो कितने दिन में आपकी जी। इन्वेंट्री लैंड कर जाएगी। एयर नॉर्मल में जाते हैं, ओशन एक्सप्रेस में जाते हैं, ओशन नॉर्मल में जाते हैं, तो कितने दिन लगेंगे शिपिंग के, ये शिपिंग डेज डिफाइन कर रहा है बेसिकली। तो ये एयर एक्सप्रेस के नीचे 11/1 क्या चीज शो कर रहा है? ये 11/1 और नंबर फिर ये 6। नंबर ऑफ डेज है, ये नंबर ऑफ डेज ठीक है। है कि इतने दिन हैं आपके पास अवेलेबल ऑर्डर प्लेस करने के लिए। यानी अच्छा, अगर अवेलेबल डेज। अवेलेबल डेज आपको यहाँ पे शो, यहाँ पे अगर आप पढ़े ना, डेज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ऑर्डर प्लेसमेंट। जो जो शिपिंग डेज की वैल्यू जो है वो यानी कि फिक्स है, 12, 18, 30, 60, हाँ, वो वो आप कह रहे हैं वो फिक्स है। वो, वो फिक्स नॉर्मली इतना ही टाइम लगता है क्यों, और वो प्लस हमने एक ग्रेस पीरियड वहां पे एंटर कर दिया है। ठीक है, सो अगर ऊपर नीचे कुछ होता है तो वो
उसमें केटर हो सकता है, अदर देन कि कोई अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेन सिचुएशन जो है वो वहां पे क्रिएट हो जाती है, जो कि आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है। अदरवाइज मतलब आप ये कैलकुलेटर में डेज जो है वो अपनी बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको जो फ्रेट फॉरवर्डर है या शिपिंग कंपनी है, उसने 25 डेज जो है वो कमिट किया है कि ओशन एक्सप्रेस जो है वो 25 डेज में पहुंचा देगा। ठीक है। सो आप यहाँ पे उसको 25 कर दें, और ओशन नॉर्मल में आपको कह रहे हैं कि 45 डेज में पहुंचा देंगे, तो आप उसको 45 कर लें। सो वो जो रेट, जो डेज शिपिंग टाइम या लीड टाइम हमें हमारे फ्रेट फॉरवर्डर बता रहे हैं, उसकी बेसिस पे हम इस कैलकुलेटर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लूँ कि मेरे पास लास्ट 7 डे एवरेज है 25, ठीक है, हम्म। और अगर मेरे पास प्रोडक्शन डेज 10 है तो मैंने 11 दिन के बाद ऑर्डर प्लेस करना है। एग्जैक्टली। और अगर मेरे पास प्रोडक्शन डेज 20 है तो मैंने 1 दिन के बाद ऑर्डर प्लेस करना है। जी। और मेरे पास जो शिपिंग डेज है ये 25 डेली एवरेज के साथ, तो मुझे 12 दिन अगर मैं एयर एक्सप्रेस पे जाता हूँ तो। हम्म। ठीक है सर, अब समझ आ गया। ये जी इसको अनवर भाई। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। पर जी। भाई ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की जो फिगर आ रही है वो किधर से आ रही है? अच्छा, ये मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारे लीड टाइम की बेसिस पे ही कैलकुलेट हो रहा है। जो जो हमारी एवरेज सेल्स आ रही है, कि लेट्स से कि हमारी लास्ट जो डेली सेल्स आ रही है वो ऑन एन एवरेज 25 ऑर्डर्स जो है वो हम डेली के कर रहे हैं। सो उस 25 ऑर्डर्स को पूरा लीड टाइम चलाने के लिए, कि हम लीड टाइम टू लीड टाइम बेसिस पे चल रहे हैं, हम जो एक थ्योरी या एक मेथड जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि हम हर वीक पे भी जा सकते हैं, हर फोर्टनाइट पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और हर मंथली बेसिस पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर ये डिफरेंट मेथड है उससे, कि यहाँ पर हम लीड टाइम जितना लीड टाइम में हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत है, उतने यूनिट जो है वो हम ऑर्डर कर दें। सो उस बेसिस पे आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे होंगे कि ये लीड टाइम जो है वो कैलकुलेट कर रहा है प्रोडक्शन डेज को, शिपिंग डेज को, और उसमें एडिशनल जो 7 डेज का टाइम है उसको यूज कर रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहा है उसको हमारी एवरेज सेल से, कि अगर मेरे मैंने यहाँ पर अपने डेज जो है वो इनपुट किए कि 20 डेज हैं। ठीक है। और शिपिंग मेरा यहाँ पर 1 डे का है। सो मुझे 975 यूनिट्स ऑर्डर प्लेस, यानी 975 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, अगर मुझे अपना नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो इतने ही लीड टाइम के बाद करना है। सही। तो इसमें आप अपनी, यानी अपनी प्रोडक्शन की बेसिस पे, यानी जो प्रोडक्शन सप्लायर आपको दे रहा है उसकी बेसिस पे, शिपिंग डेज की बेसिस पे आप नंबर जो है वो इनपुट कर सकते हो, कि आपको, यानी अगर तो आप इसको यूज करते हो फॉर कैलकुलेशन कि आपको नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो कब प्लेस करना चाहिए या कितने दिन जो है वो उसमें बाकी है, उसकी बेसिस पे आप यहाँ से नंबर लेके अपनी इस पर्टिकुलर शीट पे भी अपडेट कर सकते हो कि मेरा नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, और कितने यूनिट का होना चाहिए वो आप इस कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, कि आपके स्टॉक जो है वो उनकी पोजीशनिंग क्या है। दूसरा, आपके पास वहां पर वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी आपको बता रहा है कि इतनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, अगर तो आप हर लीड टाइम में जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हो, तो इसको हम एक और काम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको डेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर मैं सिर्फ एक इस पर्टिकुलर फार्मूला को मॉडिफाई कर दूँ थोड़ा सा। यहाँ पे कितने दिन आ रहे थे ये, किसी को याद है? 11 डेज आ रहे थे, राइट? जी 11 डेज आ रहे थे। ठीक है। सो ये मुझे बता रहा है, मैं इसका फॉर्मेट ये वाला दूँ कि मुझे 7 अगस्त से पहले पहले ऑर्डर प्लेस करना, यानी इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम डेट में भी सही। कन्वर्ट कर सकते हैं, कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डेज के बजाय डेट शो करना स्टार्ट कर दे कि उससे पहले पहले हमें ऑर्डर प्लेस करना है। पर और अनवर भाई भाई इन ये दोनों ज़्यादा का हमारी कन्वीनियंट नहीं है कि हम डेट क्यों फॉलो करें बनस्बत डेज के? सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ये नहीं है कि हम डेट को फॉलो करें बनस्बत आप डे के।
कि 11 डेज के बाद हमें एक डेट पता है कि हमें इस डेट के अंदर हमने ऑर्डर प्लेस करना ही करना है। वो तो ये आई मीन उसमें जो एक इशू आ सकता है वो आउट ऑफ स्टॉक वाले सिनेरियो पे आ सकता है कि आई बिलीव कि ये फॉर्मूला जो है वो आई डोंट नो आउट ऑफ स्टॉक पे, अगर फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें 31 जुलाई है, अभी भी इसमें दिन बाकी है, मैं मजीद, हाँ यहाँ पे देखेंगे एरर आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक वाली सिचुएशन पे। सो वो फिर मुझे उसका कोई फार्मूला जो है वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये एरर यहाँ पर ना आए जब आउट ऑफ स्टॉक वाली सिचुएशन पे जाती है। सो अदरवाइज डेट भी अगर आपके पास आती है, सो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हम्म, खैर इस पे कंडीशन लगाई जा सकती है और उसके थ्रू जो है वो ये मसला हल हो सकता है। आई मीन इतना बड़ा चैलेंज नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कंडीशन लगी हुई है एफ की। सो अगर जहाँ पर ये आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है वहां पर एक अगर फार्मूला हम एडिशन कर दें कि वहां पर डेट शो ना करे, वहां पर आउट ऑफ स्टॉक ही शो करे, सो वो आई बिलीव कि वहां पर मसला नहीं होगा। यानी ये टुडे वाला फार्मूला जो है वो, इसको मैं अगर फिक्स करना चाहूँ कि मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यहाँ से हटा के इस वाले एरिया पे कवर अप कर दूँ। यप, यस, ठीक है। सो अब ये यहाँ पर हमें डेट ही शो करेगा सब पे। उसमें फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो कि जहाँ पर सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं वहां पर ये हाईलाइट हो जाए। सो उसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं अगर आपको एक्सेल का कुछ एक्सेल आता एक्सेल आता है तो। है। हाल पे ये कैलकुलेटर और टेबल को जो आप मुझे लिंक कैसे करें, मुझे ये समझ नहीं आया। अच्छा, लिंक कैसे करें कि देखें, यहाँ पर आप कैलकुलेशंस जो कर रहे हैं वो इस बेसिस पे कर रहे हैं कि आपकी इन्वेंट्री, मतलब मैंने यहाँ पर जो ऑर्डर डाला है, ठीक है, वो इस बेसिस पे डाला है कि ये नंबर देखते हुए, यानी मैं अंदाजे से चल रहा हूँ, ठीक है। सो अगर अंदाजे से भी चल रहे हैं या और उसको मजीद प्रिसाइज करना है, सो वहां पर आप अपनी इस कैलकुलेटर को यूज करके प्रिसाइज डेट निकाल सकते हो अपने ऑर्डर प्लेसमेंट की। अब ये तो मुझे पता है ना कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट को, यानी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट सेकंड मंथ की फर्स्ट को जो है वो ऑर्डर प्लेस करना होगा, थर्ड को ऑर्डर प्लेस करना होगा, ठीक है। बट कंसिडरिंग दिस कैलकुलेटर, उसको हम प्रिसाइज डेट भी निकाल सकते हैं कि हमें क्या, किस डेट पे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए टू मिनिमाइज द cost involved in cost arises due to the additional excess inventory, ठीक है। तो उस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम दोनों का आपस में लिंकेज जो है वो इस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं कि डेट हम स्पेसिफाई कर दें। अदरवाइज ये दोनों जो है वो सेपरेट ही सॉर्ट ऑफ यूज होते हैं। एक ये है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली आप इस शीट को मेंटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ अपनी लीड टाइम की बेसिस पे आपने अपना अमेजोन का स्टॉक देखा, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसकी बेसिस पे आपने लास्ट 7 डेज की एवरेज सेल्स देखी और यहाँ पर अपने प्रोडक्शन और शिपिंग डेज के हिसाब से आपने डेट आइडेंटिफाई कर ली कि और नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो कब प्लान करना है, और उसकी बेसिस पे आपने एक टास्क अपने आप को या अपनी टीम को जो है वो साइन कर दिया। ये तो एक इमीडिएट प्रॉम्प्ट है या सोल्यूशन है कि आपने डेट आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट जो है वो केटर करता है पूरी इन्वेंट्री प्लानिंग को, सही है। सो अब आप इसको अगर लिंक नहीं भी करते तो दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटी वहां पर इटसेल्फ जो है वो मौजूद है। अगर इंडिविजुअली जो है वो आप उसको करना चाहोगे तो वो आई मीन इसमें आपको जरूरी नहीं है कि उनको आपस में लिंकेज ही करना पड़े। और दूसरा फॉर भी ये आपने ओपनिंग इन्वेंट्री 1500 ली है, ठीक है, हम्म जो आपने 0.0 पे ली है। हम्म हम्म फिर आपकी फर्स्ट मंथ की फोरकास्ट थी कि आप 619 यूनिट सेल करेंगे। ये जो आपने कॉलम एल में यूनिट सोल्ड 500। 500 लिखा है। नहीं, वो मैंने उस ये वाले फिगर्स नहीं लिए, वो तो 1500 इत्तेफाक से मैंने दोनों जगह पे 1500 इनपुट किया। लेकिन जब ये मैं यहाँ पे ये कैलकुलेटर यूज कर रहा था तो मैंने इस पर्टिकुलर सिनारियो को कंसिडर नहीं किया है।
वो मैंने ऐसे ही वहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज तो वो एवरेज डेली सेल्स भी 10 नहीं आती ना। ये एटलीस्ट अगर 600 यूनिट सेल हो रहे हैं फर्स्ट मंथ में, सो दैट मीन्स कि ये 20 यूनिट जो है वो बचेंगे, ठीक है, यानी 21 यूनिट जो है वो सेल होंगे पर डे। और यूनिट सोल्ड, ऑलरेडी यूनिट सोल्ड जो है वो कोई भी नहीं है, सो दैट मीन्स के स्टॉक जो है वो FBA में 1500 का होगा। अब ये मुझे बताता है फॉर एग्जांपल कि हमने अपना लीड टाइम जो है वो कितना कैलकुलेट किया था यहाँ पर, 70 डेज का, ठीक है। 70 days। सो यहाँ पर मेरे पास लाट से कि मैं यहाँ पे 40 ऐड कर देता हूँ, और मेरे पास 30 डेज ये हैं और 40 डेज ये हैं, ठीक है। सो अगर तो मैं बिल्कुल यानी, अच्छा मेरे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेज पे आउट ऑफ स्टॉक की पोजीशन आ रही है कि मैं 6 दिन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रहूंगा यहाँ पर। अच्छा मुझे यहाँ पर 6 दिन में 7 डेज हमने ऑलरेडी ग्रेस पीरियड ऐड किया हुआ है, तो इसको हमने 33 करना होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि मेरे पास सिर्फ एक दिन है ऑलरेडी मेरी जो इन्वेंट्री पाइपलाइन में है, ठीक है। सो मेरे पास एक दिन है ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ये सिर्फ उस सिनेरियो में है कि लेट्स से कि मेरी इन्वेंट्री जो है वो कल से लाइव होने वाली है, लेकिन अगर वो लाइव होने वाली नहीं है, सो फिर वो नंबर रिड्यूस हो जाएगा। सो वो दैट वो सारी कैलकुलेशन जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए बिफोर कि जब आप यहाँ पे कर रहे हो। सो इसको इस तरीके से आप यहाँ से डेट जो है वो यहाँ पे निकालोगे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 33 डेज हैं, उसमें अभी अमेजोन में इन्वेंट्री पहुंचने में जो है वो यानी इन्वेंट्री लाइव होने में, यानी ये 600 यूनिट की सेल स्टार्ट होने में भी अभी 7 दिन बाकी है। सो मजीद मैंने 7 दिन जो है वो यहाँ पर कम कर दिए। सो मैं 3 अगस्त तक जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब 3 अगस्त तक ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मुझे कितना ऑर्डर जो है वो यहाँ पे करना चाहिए। सो वो मुझे बता रहा है कि अगर मैं इस मेथड के साथ जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 1300 का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, जबकि अंदाजन से मैं यहाँ बता रहा था कि मैं 1200 का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देता हूँ तो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। सो वो प्रिसाइज नंबर जो है वो आपको वहां से मिल रहा है। यहाँ पर हम अपने अंदाजे से जो है वो चल रहा है। सर यहाँ पर भी हम अपने अंदाजे से कहाँ चल रहे हैं। आपने ऊपर सेल्स फोरकास्टिंग की हुई है, उसकी बेस पे ही आप नंबर दे रहे थे ना यहाँ पे। हाँ लेकिन आई मीन हम एक सॉर्ट ऑफ एक होता है ना बिल्कुल फाइन डिटेल्स में नंबर निकालना कि इतनी सेल हो रही है तो एक यूनिट भी ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली ये जो कैलकुलेटर है ये आपका रिफाइन है, हाँ मतलब वो फाइन फाइन वो लाइंस फाइन पे। डिटेल बता रहा है कि इतने यूनिट्स की जरूरत है आपको, ठीक है। उसमें अगर मैं 50 यूनिट 100 यूनिट एक्स्ट्रा भी कर लूँ तो वो वाली अप्रोच जो है वो मैंने यहाँ रखी है कि यहाँ पर हम फाइन डिटेल में नहीं जा रहे। मुझे यहाँ पे लाट से कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा था कि 13 यूनिट जो है वो चाहिए, और 13 प्लस फॉर एग्जांपल कि अगर नेक्स्ट 2 मंथ्स की इन्वेंट्री जो है वो हम चाह रहे हैं कि वो पाइपलाइन में आ जाए, ठीक है। सो 1107 यूनिट्स बनते हैं, तो मैं 1107 तो यहाँ पर नहीं डालूंगा ना, मैंने यहाँ पे 1200 डाल दिया कि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा आ जाए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी फिर आ जाता है कि मैंने यहाँ पे 1500 डाल दिया, फिर 1500 डाल दिया। अब वो प्रिसाइज क्वांटिटी नहीं है, वो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो एडिशनल यहाँ पर रहेंगे और उसको कंसिडर किया जाता रहेगा। प्लस यहाँ पर थोड़ा सा आपको सप्लायर के एमओक्यूज भी कंसिडर करने होंगे कि उसकी मिनिमम क्वांटिटी जो है वो क्या है। अगर उसकी तरफ से कोई लिमिटेशन है सो दैट मीन्स के आप बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बैचेस की तरफ नहीं जा सकते, फिर आपको उसकी एटलीस्ट एमओक्यू को तो इंटरटेन करना ही पड़ेगा। सो उसमें हो सकता है कि आपके ऑप्शंस जो है वो कम हो जाए, कि आप वीकली बेसिस पे नहीं शिपमेंट्स प्लान कर सकते, आपको फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे एक ऑर्डर जो है वो प्लेस करना पड़े। सो वो तमाम वेरिएबल्स को कंसिडर करते हुए हम फिर जो है वो अपनी प्लानिंग उस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे, उसकी फोरकास्ट जो है वो डेवलप करेंगे। जी अनफर भाई, एक सवाल है ये जी जी। एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री स्टेटस और रिप्लेसमेंट प्लानिंग में क्या फर्क है दोनों में? आपने तो 1500 डाले हैं, नीचे 1200, फिर वो 881, तो अच्छा ये किस तरह से कैलकुलेशन ओके, होगी? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है ये प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड सेल्स। ये सेल्स कहाँ से आ रही है? ये हमारी फोरकास्ट से आ रही है कि जो जी हमने सेल्स प्रोजेक्ट की है कि ये सेल्स जो है वो इस मंथ में होने वाली है। सही। अच्छा दूसरा स्टेज है करंट इन्वेंट्री लेवल का, कि क्या ऑलरेडी कोई स्टॉक जो है वो अवेलेबल है
सो वो अभी तो कोई नहीं है। अच्छा, ये दूसरा, ये 1500 भी लेट्स से कि मैंने यहाँ पर प्लेस किया, इसको आइडियली यहाँ पर होना चाहिए कि अगर तो वो इन प्रोसेस है, लेट्स से सप्लायर के पास है, शिपिंग में है, या 3PL में पड़ी हुई है इन्वेंट्री, सो उसको इन प्रोसेस होना चाहिए। तो मेरे 1500 यूनिट जो है वो इन्वेंट्री में। अब ये जो एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री है वो इन सब का टोटल है कि मेरी करंट एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री स्टॉक में कितनी पड़ी हुई है, यानी स्टॉक से मुराद ये है कि ये अवेलेबल टू सेल वाली इन्वेंट्री, कि ये अमेजोन में पड़ी हुई है ये इन्वेंट्री। फिर ठीक। इन प्रोसेस कितनी है, चाहे वो 3PL में हो, चाहे वो शिपिंग में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, इन दोनों को उसने ऐड अप कर लिया। ठीक है। और उसमें से लेस क्या किया है, उसने लेस किया है इस सेल्स को, कि सेल्स क्या हो रही है। सो उस तमाम इन्वेंट्री को, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री प्लस न्यू परचेजेस या इन प्रोसेस वाली इन्वेंट्री के में फिर माइनस किया जो यूनिट सेल हो गए उसमें से। सो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का स्टेटस आ जाएगा। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, यानी न्यू परचेजेस, जो इन्वेंट्री हमने परचेज की है, माइनस किया इसमें से सेल्स को, सो दैट इज इक्वल्स टू आर क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो यही चीज जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि उसने ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस उसमें जो एडिशनल वर्क इन प्रोसेस है वो ऐड किया, और उसमें से सेल्स माइनस कर ली। तो इन दी एंड मंथ एंड पे आपके पास एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री स्टेटस जो है वो क्या होगा। सो ये वो बता रहा है कि मंथ एंड पे आपके पास कितना स्टॉक जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा आफ्टर ऑल द सेल्स एंड जो आपकी इन्वेंट्री पोजिशन है। सो अब ये इन्वेंट्री स्टेटस आपको पता चल गया। ठीक है। अब ये इन्वेंट्री स्टेटस पता चल रहा है और मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि मेरी सेकंड मंथ में मैं आउट ऑफ स्टॉक जाने वाला हूँ, क्योंकि माइनस में जा रही है इन्वेंट्री। सो अब इन्वेंट्री माइनस में जा रही है। सो अगर मुझे सेकंड मंथ में इन्वेंट्री चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू लीड टाइम मुझे 2 महीने या 70 दिन पहले जो है वो ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, यानी मुझे ऑर्डर जो है वो 0.0 पे प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। सो 0.0 पे सही। अगर ऑर्डर प्लेस करूंगा, सो मेरे पास एक डिसेंट अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री जो है वो मौजूद होगी बिफोर एंटरिंग इनटू द थर्ड मंथ। अब थर्ड मंथ भी एंड हो जाएगा तो वहां पे सिर्फ 100 यूनिट बचेंगे। ठीक है। और 100 यूनिट के मुकाबले में मेरे पास सेल्स कितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 1300 यूनिट्स की। सो मुझे तो यहाँ पर 1200 का लॉस, आई मीन डेफिसिट नजर आ रहा है। अगेन मैंने एक ऑर्डर स्टैब्लिश किया। सो ये जो रिप्लेनिशमेंट क्वांटिटी है, ये वो बैचेस, यानी अमाउंट ऑफ यूनिट्स है जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये मैंने ऑर्डर करने हैं। और ये सही। आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का स्टेटस बता रहा है कि आपके हर मंथ एंड पे आपके पास रिमेनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्या रह जाएगी। ओके। ठीक। अच्छा, ठीक है और अनफाल भाई, सॉरी, जी। आज बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छी बात है यार, आप लोग वरना सवाल हाँ, क्या करते हो। क्योंकि वो लास्ट लेक्चर मैंने देखा था तो आप को क्वेश्चन ही नहीं आया, तो आप थोड़ा सा माइंड कर रहे थे। नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्वेश्चन कर रहे थे, वो मेरे पास चैट में एक्चुअली मैंने पहले से ओपन अच्छा, करी हुई थी, तो मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था उसका, वो मेरी तरफ से प्रॉब्लम था एक्चुअली। ठीक। ये जो आपने कॉलम एन में लास्ट 7 डे एवरेज डेली सेल्स की बेस पे आप सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अगर तो आप मतलब ये जो कैलकुलेटर है। हाँ, कैलकुलेटर जो है उसको आप, आई मीन आप देखिए, हर चीज को मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ठीक है। अगर आपकी, आप यहाँ पे 30 डेज एवरेज ले लो, आप 15 डेज एवरेज ले लो, 7 डेज। ओके। मेरी रखने की लॉजिक क्या थी, वो ये थी कि क्योंकि हमारी करंट स्टेटस रैंकिंग्स की बेसिस पे, हमारे पीपीसी स्पेंड की बेसिस पे, हमारी इन्वेंट्री स्टेटसेस की बेसिस पे, सीजनैलिटी की बेसिस पे, हम जो रीसेंट हमारा ट्रेंड है उसको ही अगर फॉलो करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो उस बेसिस पे अगर मैं 7 डेज या 10 डेज का ले लेता, इवन अगर 15 डेज भी ले लेते, तो भी वो हम उसको रीसेंट ही काउंट कर सकते हैं कि हाँ, वो रीसेंट हमें लास्ट 15 डेज में ये एवरेज रहा है। लेकिन यहाँ पर हम एवरेज जो है वो 2-3 महीने का नहीं ले सकते, क्योंकि 2-3 महीने सही। में तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है ना, रैंकिंग चेंज हो सकती है, इन्वेंट्री के स्टेटसेस चेंज हो सकते हैं, कंपटीशन लेवल चेंज हो सकते हैं, सीजनैलिटी यानी वो आई मीन डिमांड्स में चेंजेस आ सकती हैं। सो वो फ्लक्चुएशंस को, उन वेरिएबल्स को अवॉइड करने के लिए वो टाइम स्पेंड जितना हम रीसेंट रखेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा अपनी प्लानिंग को, अपनी प्लानिंग के लिए बेसिकली। ओके। ठीक है जी गाइस। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बिल्कुल।
भाभी क्वेश्चन ये था कि अगर दो डिफरेंट सप्लायर्स हैं हम्म और उनसे अलग अलग लीड टाइम पे इन्वेंट्री प्रोड्यूस हो रही है, मतलब प्रोडक्शन उनकी है, तो उसको हम्म किस तरह मेंटेन करेंगे इधर? मतलब उनकी प्रोडक्शन टाइम दोनों का डिफरेंट है, एक तो 10 दिन में करके दे रहा है रेडी, एक 20 दिन में करके दे रहा है। उसमें आप ये कर सकते हो कि आप जिस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएशंस, मतलब हमने यहाँ पे वेरिएशंस की सेगमेंटेशन की हुई है ना, हम वेरिएशन लेट से प्रोडक्ट वन है और वहां पे मेरे पास दो सप्लायर्स हैं। सो मैंने एक सेक्शन बनाया है सप्लायर वन का, एक सेक्शन बनाया है सप्लायर टू का, और ये मैंने सिर्फ बनाया है रिप्लेनिशमेंट प्लानिंग वाले स्टेज के ऊपर, यहाँ पर नहीं होगा। यानी ना एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री स्टेटस में होगा, ना इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोसेस में होगा, ना करंट इन्वेंट्री लेवल पे होगा, ना एक्सपेक्टेड सेल्स में होगा। वो सिर्फ रिप्लेनिशमेंट वाले स्टेटस पे मैं सप्लायर वन सप्लायर टू कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये मैंने सप्लायर टू डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा सिंपली कि मैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री के जो स्टेटसेस हैं वो यहाँ पर मैं दोनों को अकाउंट फॉर कर लूंगा, यानी मैं इस सेल को भी ऐड कर दूंगा अपनी इन्वेंट्री के अपडेट होने में, ठीक है। उससे क्या होगा कि अब यहाँ पर लेट्स से कि मैंने यहाँ पर 1000 यूनिट जो है वो इससे मंगाए हैं और 200 यूनिट जो है वो इससे मंगाए हैं, ठीक है। सो अब अगर वो डिफरेंस जो है वो बहुत माइनर है, यानी 15 डेज का या 10 डेज का, सो वहां पे प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पर तो हमारा जो टाइम स्लैब बन रहा है वो 30 डेज का बन रहा है, राइट। सो उस 30 डेज को अकाउंट फॉर नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे जैसे दोनों मंथ जो है वो यहाँ पे एड अप हो रहे हैं, ठीक है। सो अब अगर लेट्स से कि वो 10 डेज का डिफरेंस है, सो वो 10 डेज भी तो इसी में फॉल करेगा, यानी अगर 200 यूनिट वो 10 दिन पहले बना के दे देता है तब भी वो सेकंड मंथ में ही लैंड करेगी, और ये वाला सप्लायर जो है वो 10 दिन बाद बना के देता है तब भी वो सेकंड मंथ में ही इन्वेंट्री लैंड करेगी, ठीक है। सो वहां पर एज सच, यानी माइनर डिफरेंस की वजह से आपकी कैलकुलेशन में एज सच इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम 30 डेज का एक सेगमेंटेशन बना के चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर अगर इस शीट को आप डेली बेसिस पे कर देते हो या वीकली बेसिस पे कर देते हो तो वो चीज़ हम रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर वीक 1 कर दूं, वीक 2 कर दूं, वीक 3 कर दूं, तो जो सेकंड सप्लायर होगा जो कि जल्दी इन्वेंट्री बना के भेज रहा है, जिसका लीड टाइम जो है वो कम है, वो इस पर्टिकुलर वीक में लैंड कर जाएगी इन्वेंट्री, और जो इस सप्लायर की इन्वेंट्री है वो इस पर्टिकुलर वीक में लैंड करेगी। सो वो एक वीक का डिले जो है वो अकाउंट फॉर हो जाएगा उस शीट में, अगर तो मैं वीकली पे जाता हूँ। मंथली में ये पॉसिबल नहीं होगा, अगर तो वो टाइम लेवरेज 30 डेज से ज्यादा का नहीं है। हो गया, ठीक है इरफान भाई। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने ये जो लास्ट 7 डे एवरेज सेल्स ली थी, हम्म अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये सेल्स ट्रेंड या आपका सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड यही रह रहा है आगे? हम्म। अगर डिप आती है तो उसको हम किस हिसाब से मेंटेन करेंगे? मतलब लास्ट 7 डेज एवरेज तो उस टाइम होगी ना जब आपकी सर्च वॉल्यूम अच्छा है। नहीं 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 नहीं, लास्ट 7 डेज यानी पिछले 7 दिनों में मेरी सेल्स क्या रही है, हिस्ट्री क्या रही है। सही, तो मतलब सही, मैं सही। उस नंबर को हर दफा इस कैलकुलेटर को यूज करने से पहले मैं सिर्फ पिछले 7 दिन का डाटा चेक करूंगा और उसको अपडेट करूंगा। अच्छा, ठीक हो गया इरफान भाई, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, किसी और का भी सवाल? सीजनैलिटी, फुरकान, हमने आपको अगर याद हो कि सीजनैलिटी हम ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुके हैं जब हमने सेल्स फोरकास्ट जो है वो स्टैब्लिश की है। सो यहाँ पर जो सर्च ट्रेंड हम जिस फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं दैट इज सीजनैलिटी, की डिमांड्स की फ्लक्चुएशंस क्या रही हैं, तो वो हम ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुके हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली हमारी सेल्स पे आ रहा है, इस पर्टिकुलर नंबर पे आ रहा है। सो हमारी इन्वेंट्री प्लानिंग में ऑलरेडी सीजनैलिटी का इम्पैक्ट जो है वो मौजूद है, उसको हम अकाउंट फॉर कर चुके हैं।